Assalamu alaikum. My name is Tahir Abbas, mentor CSS PMS. You are watching my YouTube channel Voice of Aspirants. It is a platform for CSS PMS preparation. Kindly subscribe to it for latest updates. Thank you. Bismillah Rahman Rahim. My name is Tahir Abbas. Today we are going to discuss section 2 of English essay, which is English grammar. Today we are going to discuss second part of English essay, जो कि English grammar है. सबसे पहले हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ एन एसे, जो सबसे प्रीवियस जो पहला लेक्चर था, वेरी फर्स्ट लेक्चर, इन वेरी फर्स्ट लेक्चर आई डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एन एसे. तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. तो वो 20 नंबर का था, यानी कि अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं तो 20 नंबर जो थे वो स्ट्रक्चर के थे. और हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया और आपने स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे तरीके से समझा और उसी को फॉलो भी करना है. ठीक है ना. अब आपके 20 नंबर तो हो गए महफूज. अब उसके बाद जो बाकी नंबर हैं, जो बाकी मार्क्स हैं, हमने अब उस पे काम करना है, जिसमें कंटेंट आता है, जिसमें ग्रामर आती है और एक्सप्रेशन आर्गुमेंट्स वगैरह. तो कंटेंट आर्गुमेंट ये बेसिकली आपके मटेरियल से रिलेटेड है, तो मैं आपका मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा और इंशाल्लाह कर भी रहा हूँ, शेयर भी करता हूँ साथ में. तो इंशाल्लाह मैंने आपको सोर्सेज भी पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो इसके सोर्सेज हैं कि आपने कहाँ कहाँ से इसको कंटेंट को ले सकते हैं. बाकी रह गया ग्रामर और एक्सप्रेशन, जो कि इंटरलिंक्ड हैं. जब आपको ग्रामर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाएगा. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. आज हम ग्रामर को स्टार्ट करेंगे. आज मैं आपको दोबारा 6-7 क्लास में लेके जाऊंगा, जब हम वो बचपन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच. वाई क्वेश्चन राइज होता है कि वाई ग्रामर को हम क्यों पढ़ते हैं. बेसिकली इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. जैसा कि सिंधी इरफान की नेटिव लैंग्वेज है, खुशदिल की नेटिव लैंग्वेज है, मेरी पंजाबी होगी, शहरियार की भी पंजाबी होगी. तो हमें इसके लिए ग्रामर को पढ़ना ज़रूरी नहीं होता. हम बगैर ग्रामर के, बगैर कंपोजिशन के हम पंजाबी बड़े आसानी से बोल सकते हैं, आप सिंधी बड़े आसानी से बोल सकते हैं. लेकिन हमारी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये फॉरेनर्स की है, वो गोरों की है. तो हम उसको समझने के लिए, उस मोड में बात करने के लिए, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हमें बेसिकली ग्रामर की ज़रूरत होती है. ठीक है ना. जब हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम उसके बगैर ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं. हम नेटिव लैंग्वेज तो बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन जब हम फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं या सीखते हैं या लिखते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक उसका स्ट्रक्चर, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ता है. बट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इंग्लिश सेंटेंसेस करेक्टली. हमारा मसला यही होता है कि हम सेंटेंस को सही से नहीं लिख पाते. जब सेंटेंस सही से नहीं लिखा मीन हम आइडिया को कन्वे नहीं कर पाए. हम जो थॉट है, जो हमारे माइंड में थॉट आती है, उसको सही से कन्वे नहीं कर पाते. देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस टू कम्युनिकेट द आइडिया. बिकॉज मेरे एक सर थे, वो कहा करते थे कि यू आर एबल टू राइट अ सिंगल सेंटेंस correctly, then you can write hundreds or thousands of sentences to convey your thoughts and ideas. अगर आप एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से लिखना सीख गए हैं, आपको उसके कंपोजिशन का, उसके स्ट्रक्चर का, उसके प्रिंसिपल्स की समझ आ गई है, तो देन यू आर एबल टू राइट 1000 sentences which makes an essay. ठीक है ना. तो इसलिए हमें ग्रामर की जरूरत होती है, जो कि हमारा बचपन से ही सर दर्द रहा है. पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा सुने होंगे आपने. इसको मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा आज, और आज हमारा यही पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे. तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. डिफरेंट बुक्स में मैंने पढ़ा है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्टली इंटरजेक्शन. एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन. बचपन से सुन रहे हैं नाउन क्या होता है. उर्दू में वो तारीफ बताते थे कि इसम की तारीफ बयान करें. किसी भी शय, चीज, किसी भी जगह के नाम को हम नाउन कहते थे. तो इंग्लिश में नाउन इज अ वर्ड दैट फंक्शंस एट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और आइडिया. तो इसको हम नाउन कहते हैं, जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर.
तो so nouns are one of the fundamental parts of speech and are used to identify and classify objects and entities. ये फंडामेंटल पार्ट होता है। जिस तरह मैं अक्सर आपको मकान की एग्जांपल देता हूँ जिसमें कोई ईंट होती है, तो जो ग्रामर होती है, ग्रामर का जो बेसिक है, वो फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीच है, वो बेसिकली नाउन है। नाउन से प्रोनाउन स्टार्ट होता है, नाउन से आप वर्ब को निकालते हैं, नाउन से आप एडजेक्टिव को, मतलब ये चीजें सारी जो बाकी होती है वो नाउन से लिंक कर रही होती हैं। So further it can be classified into different types. Common noun जिसको कहते हैं, proper noun, collective noun, abstract noun and lastly material noun. So मैं इसको डीपली डिस्कस नहीं करूंगा। जो हमारी रेलिवेंट चीजें हैं, जो हमारे काम की चीजें हैं इंग्लिश ऐसे के लिहाज से, मैं सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा टच करूंगा। So common noun, I will discuss common noun. Common noun as name indicate, कॉमन होते हैं यानी कि आम से होते हैं, फेमस नहीं होते। These are general names given to ordinary people, animals, places, things or ideas. अब देखें ना, इरफान, इरफान, अब मतलब बहुत सारे नाम हैं। अब मेरे गांव में तकरीबन कोई 10 से 15 इरफान हैं। ये जनरल नेम है। लेकिन मैं जब कहूँगा इरफान पताफी या सीएसपी फ्यूचर सीएसपी इरफान पताफी, या सीएसपी फ्यूचर सीएसपी खुशदिल, या फ्यूचर सीएसपी शहरियार साहब, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। लेकिन जब आप ऐसे जेनेरिक नेम कर रखते हैं, कुछ इसकी समझ नहीं आती, ठीक है ना। अब एक क्लास में एक ही बंदा है शहरियार, तो उसकी समझ आती है कि वो शहरियार है। लेकिन जेनेरिक होते हैं तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ये हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग, सिटी, बुक, कोई भी बुक। अब कोई पता नहीं कौन सी बुक, इंग्लिश ऐसे की बुक, प्रेसी की बुक, या पॉलिटिकल साइंस की बुक, या आईआर की बुक, नहीं, ऐसे ही हमने बुक कह दिया तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। डॉग, सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है। तो अगर मैं कहता हूँ लाड़काना तो वो प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कराची कहता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन ऐसे ही मैं कोई कह देता हूँ कि आई लिव इन अ सिटी, तो कौन सी सिटी, विच सिटी, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। So it is further classified, divided into different types, जिसको सिंगुलर प्लूरल कहते हैं और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब सिंगुलर प्लूरल वाहिद जमा जिसको उर्दू में कहते हैं, बॉय हो गया तो बॉयज हो गया, गर्ल तो गर्ल्स हो गया, इस तरह करके ये इसकी टाइप है। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको गिना जा सकता है उसको काउंटेबल कहते हैं, अददी उर्दू में शायद कहते हैं। और अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना गिना जा सकता, जिसको गिनती के शुमार में नहीं किया जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, जो गिनती है 1 2 3 वाली, इस तरह करके, तो बेसिकली होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब वाई काउंटेबल है, लेकिन शैडो, शैडो को आप गिन नहीं सकते, ठीक है ना, कितने शैडो, सी, ठीक है ना, तो उसको अनकाउंटेबल कहते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते। तो कॉमन नाउन के बारे में ये था। मूविंग अहेड, कलेक्टिव नाउन, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है। जब आप कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट लगाते हैं तो आपको समझ नहीं लगती कि मैंने वर्ब कौन सा लगाना है, और वर्ब के साथ एस का इजाफा करना है, ईएस का इजाफा करना है या नहीं करना, या मैंने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। सो कलेक्टिव नाउन इज रेलिवेंट टू द सी एस एस, ऐसे इंग्लिश ऐसे या प्रेसी उसके रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड कलेक्टिव नाउन। बेसिकली कलेक्टिव नाउन एज अ नेम इंडिकेट, कलेक्शन से निकला है। कोई भी इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ पीपल है, एनिमल्स आर थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। अब आर्मी, सबसे पहले एग्जांपल आर्मी कहती है, कलेक्शन ऑफ पीपल है, ठीक है ना। अब हम आर्मी को कहते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें लोगों का एक झुरमुट कह सकते हैं, जिस तरह सितारों का झुरमुट होता है, जिसको कक्षा कहते हैं, लोगों के झुरमुट को क्या कहते हैं, आर्मी। तो एनिमल्स के जो होता है उसके झुरमुट को कहते हैं फ्लॉक, आई थिंक सो, फ्लॉक। इस तरह जब जो ज्यूरी होती है, यानी कि जो जज होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो डिसीजन दे रहे होते हैं, इस तरह 5 6 जो जज होते हैं उसको हम ज्यूरी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एज अ सिंगल यूनिट एक्ट करते हैं। ये एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब आप एक नाम लेंगे तो मीन वो पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट हो रहा है। मिसाल के तौर पे क्लास, अब क्लास में एम फिल की क्लास, एम फिल आयर फर्स्ट सेमेस्टर, तो इट्स मीन कि वो फर्स्ट सेमेस्टर के लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो रिप्रेजेंट एम फिल आयर फर्स्ट सेमेस्टर पूरे उस उन 10 15 से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई भी क्लास होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कलेक्टिव नाउन होता है।
Collective nouns are used to simplify language by representing a group with a single word. अब बजाय कि हम बड़े लंबे लंबे अल्फाज यूज करें, उससे हम बेहतर है ये कह देते हैं टीम। अब इसके बजाय कहने के ग्रुप ऑफ 11 मेंबर्स या ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स, तो हम बजाय इसके हम सिर्फ टीम कह देते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। फ्लॉक, आर्मी, ज्यूरी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है ना। तो पॉइंट टू बी नोटेड कौन सा है कलेक्टिव नाउन में, इसको आप लिख लें कि कलेक्टिव नाउन इज कंसीडर्ड सिंगुलर, यानी कि जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट अगर कलेक्टिव नाउन है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी उसी के मुताबिक होगा। ठीक है ना। यानी कि उसके साथ आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं तो एस ई एस का इजाफा होगा, अगर कॉन्टिन्यूस में लिख रहे हैं तो उसके साथ इज आएगा, नॉट आर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ज्यूरी या टीम इज प्लेइंग, टीम इज प्लेइंग, मैंने उसको आर नहीं कहा, मैंने इज कहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को माइंड में रखना, कलेक्टिव नाउन में आप अक्सर गलती करते हैं, आप टीम के साथ आर लगा देते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि मैंने वेदर आई हैव टू यूज इज और आर। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंफ्यूज होते हैं, तो देयर इज नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर आपने उसको एक्ट करवाना है, ना कि प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग टू क्विट द कन्विक्ट। अब मैंने यहाँ पे द ज्यूरी आर नहीं लिखा। ठीक है ना। द आर्मी डैश, इसमें क्या होगा, द आर्मी इज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री। ठीक है ना। तो लेकिन एक बात को या और मजीद माइंड में रखना है, फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी का जो डिसीजन है वो यूनानिमस है, तो उस वक्त आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। लेकिन ज्यूरी में 5 बंदे हैं तो ज्यूरी में क्या हुआ है, उसके जो डिसीजन है उसमें इख्तलाफ आ गया है, बस वो डिसीजन सेम नहीं है, यूनानिमस डिसीजन नहीं है, तो वहां पे उसको प्लूरल इस्तेमाल करवाना है। इस बात को अपने माइंड में रखना है कि अगर ज्यूरी का फैसला सेम है, 5 के 5 जज ही एक साइड पे फैसला दे रहे हैं, तो वहां पे आपने इसको सिंगुलर एक्ट करवाना है। लेकिन अगर ज्यूरी का फैसला सेम नहीं है, वो आपस में उनका इख्तलाफ है, तो वहां पे आपने उसको प्लूरल इस्तेमाल करवाना है, वहां पे आर नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है ना। उनका जो फैसला है वो एक दूसरे के खिलाफ है, तो वहां पे उसको हमने, बेशक वो कलेक्टिव नाउन होगा, ज्यूरी होगा, लेकिन वहां पे हमने उसको आर के साथ लेके चलना है। नेक्स्ट, प्रोनाउन। मैंने इसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो हमारे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे। नाउन के बाद जो पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अक्सर हम गलती करते हैं, आपने ऐसे में माइंड में रखना है कि आपने पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं करना। आई आल्सो रिपीटेड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर के यू आर नॉट सपोज टू राइट पर्सनल प्रोनाउंस। आपने आई वी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल ही नहीं करना अपने ऐसे में, यू का भी, दे का भी। ठीक है ना। और आई का भी, वी का भी। तो इस बात को माइंड में रखना है क्योंकि आप फॉर्मल राइटिंग लिख रहे हैं, फॉर्मल राइटिंग में आपने पर्सनल प्रोनाउंस को इस्तेमाल नहीं करना। तो नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन बेसिकली इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन और नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन बेसिकली इसको उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं, ज़ुआद वाला ज़मीर, नॉट दे वाला। तो ये बेसिकली नाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल, बचपन से हम एग्जांपल सुन रहे हैं, असलम इज प्लेइंग क्रिकेट, फिर हम कहते हैं असलम इज हिटिंग सिक्सेस, फिर हम कहते हैं असलम हैज बीन बॉल्ड आउट। ठीक है ना। तो बजाय इसके कि असलम को रिपीट करें, वी यूज प्रोनाउन, असलम इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज हिटिंग द सिक्सेस। अब यहाँ पे हमने ही को यूज किया है, तो बेसिकली वो ही किसको रिप्लेस कर रहा है, असलम को। असलम इज अ नाउन एंड ही इज रिप्लेसिंग द नाउन, सो ही क्या हुआ, ही प्रोनाउन हुआ। इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट हेल्प्स टू अवॉइड repetitive use of nouns and adds clarity and efficiency to language। ठीक है ना। वो बार बार बजाए कि हम अली का, वसलम का, प्रेसिडेंट ट्रम्प का, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, पूरे हम ऐसे में ट्रम्प लिख के बैठे हों, या कोई बाइडन की एग्जांपल दे रहे हो तो बार बार बाइडन लिख के बैठे हों, तो वो पढ़ने वाले को भी इरिटेट करता है और लिखने वाले को भी इरिटेट करता है। तो क्लैरिटी लेके आने के लिए आपने क्लियर चीजें लिख के देनी है उसको, अपने उसको कंफ्यूज नहीं करना। जितना आप थाली में रख के देंगे ना, वो आसानी से खाएगा, हजम भी होगा उसको। बजाय इसके कि आप मुश्किल वर्ड्स लिखेंगे, मुश्किल अल्फाज में उसको घुमाए फिराएंगे, उसको कंफ्यूज करेंगे आइडियाज में, तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा, फिर आप सर पकड़ के बैठे होंगे। ठीक है ना।
तो जितना आसान हो सकता है, जितने आपकी क्लैरिटी लेके आ सकते हैं अपनी चीज़ों में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज़ में, अपने आइडियाज़ के यूज़ में, वो आपको फेवर देगी, ठीक है ना। सो प्रोनाउंस आर क्रूशियल इन कम्युनिकेशन एज दे अलाउ अस टू रेफर टू पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज विदाउट कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग देयर नेम्स। वो मैंने पहले बात की है कि बजाय उसके नाम को एक पैराग्राफ में 10 दफा लिखने की बजाय हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई जो कि डिसेंट एक्ट है। सो प्रोनाउन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल प्रोनाउंस। These pronouns refer to specific people or thing। ये लोगों के या चीजों के बारे में पर्सनली रेफर करते हैं, स्पेसिफिकली होके, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउंस ये आगे फर्दर इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। जब आप सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन लगाएंगे, यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसा कि मैंने लगाया है, क्या लगाया है कि असलम प्लेज द क्रिकेट, ही इज हिटिंग द सिक्सेस। यहाँ पे ही जो हुआ है, यूज हुआ है, वो सब्जेक्ट, असलम सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। तो ही को हम क्या कहेंगे? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन तो है ही, लेकिन ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सो एग्जांपल्स आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। सेकंड, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऐसा नेम इंडिकेट कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और preposition। फॉर एग्जांपल, मी, यू, हिम, हर, इट, यूज, एस, देम। तो इसको समझ रहे हैं ना? ठीक है ना। ये इतनी चीजें आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आप यहाँ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं। तो जो जो चीजें हमारे काम की हैं, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे ऐसे में काम आएंगी। पोजेसिव प्रोनाउंस, ये नाम से जाहिर है पोजेसिव, पोजेशन से निकला है। तो पोजेशन क्या होता है? ऑनरशिप को शो करता है या पोजेशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, माइन, दिस बुक इज माइन। योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ बॉट दिस बुक, ठीक है ना। ये जब आप रिफ्लेक्स करते हैं आई के साथ, यानी कि मैं अब वो पहले वाला सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है आई माई सेल्फ, यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन भी है क्योंकि मैं जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो एक और टाइप है प्रोनाउन की, उसको इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने रिफ्लेक्सिव को माइंड में रखना है कि जो सब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब ये फर्स्ट टाइप थी पर्सनल प्रोनाउन, और सेकंड टाइप है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाम से जाहिर है भाई, डिमोन्स्ट्रेटिव जो है वो डिमोन्स्ट्रेट से निकला है, जिसका मतलब होता है इशारा करना। तो ये क्या करते हैं? ये पॉइंट करते हैं स्पेसिफिक पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज में, ठीक है ना। इसमें आप अगर नजदीक के बंदे को या चीज को आपने इंडिकेट करना है, तो उसको दिस में, सिंगुलर अगर है, दिस इज माई बुक, ठीक है ना। तो नजदीक पड़ी हुई है और जमा है, सो वहां पे दीज होगा, दीज आर माई बुक्स। तो रेफर टू थिंग्स दैट आर क्लोज इन डिस्टेंस और टाइम। सो जो दैट एंड दोज रेफर्स टू द थिंग्स दैट आर फार्दर अवे इन डिस्टेंस और टाइम, जो कि आपसे दूर हैं वक्त के लिहाज से भी और फासले के लिहाज से भी, तो उसके लिए दैट और दोज का इस्तेमाल होता है। ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। थर्ड, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ये नाम से इंडिकेट करता है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि नाम से इंडिकेट करता है क्योंकि वो नाम से जाहिर हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस आस्क करने के लिए होते हैं। हु, हु आर यू, ठीक है ना, आप कौन है। whom is used as an object, whose indicates possession, what refers to the things or ideas. Moving ahead, a relative pronoun, it's very important for our CSS essay writing, क्योंकि relative pronoun होता है। relative pronoun basically जिस तरह हम, वो हमारे खुद relatives होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। लेकिन ये relative pronoun क्या होता है? वो हमारे जो खानदान में वो relatives होते हैं ना, वो रिश्तेदार जो होते हैं, वो जोड़ते नहीं है, बल्कि वो तोड़ते हैं। लेकिन जो relative pronoun है, ये जोड़ता है, ठीक है ना। These pronouns introduce relative clauses and connect them to the main clause. I will discuss phrase, clause and sentence in next lecture। तो आपको इस चीज की और ज्यादा समझ आ जाएगी, वहां पे relative pronoun का इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है? ये clauses को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, phrases को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जो relative pronoun होता है। सो हु, आपने जब भी पीपल के लिए यूज करना है, आपने हु को रेफर करना है।
होम को ऐसा ऑब्जेक्ट कंडीशन में लेना है। यहाँ पे अक्सर आप एमसीक्यूज भी आते हैं, ये एफआई के एग्जाम्स हो गए या जितने भी ये एफपीएससी पीपीएससी के होते हैं, वहां पे अक्सर होम का क्वेश्चन आता है। वहां पे आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि जो होम है ये ऑब्जेक्ट, वहां पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वहां पे होम को यूज करना है। जो कि हुज है ये पोजेशन को इंडिकेट करता है, विच बेसिकली चीजों को, जो बेजान चीजें होती हैं और अक्सर आइडियाज के लिए इस्तेमाल होता है। दैट भी इसी तरह पीपल थिंग्स और आइडियाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो फंक्शन क्या होता है बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन का? फंक्शन ये होता है कि इसने क्या करना होता है, इंट्रोड्यूसिंग रिलेटिव क्लॉज। Relative pronouns introduce subordinate clauses called relative clauses. जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे बेसिकली क्लॉजेस होती हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। तो जब आप क्लॉज का स्टार्ट करेंगे ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं वो स्टार्ट ही किससे होती हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से। हु से स्टार्ट होगी, होम से स्टार्ट होगी, हु से स्टार्ट होगी, विच से स्टार्ट होगी, दैट से स्टार्ट होगी। तो वहां पे इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है टू इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। These clauses provide additional information about a noun or pronoun in the main clause. For example, यहाँ पे आप एग्जाम्पल को समझेंगे तो आप रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रोड्यूसिंग रिलेटिव क्लॉज, इसको समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बुक दैट आई borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे दैट का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है एक नई क्लॉज, द बुक that I borrowed from the library is interesting. In this sentence, that is the relative pronoun that introduces the relative clauses that I borrowed from the library. Basically, he is talking about the book that I borrowed from the library. ये एक नई क्लॉज हुई है, यहाँ पे उसने यूज की है। तो किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, रिलेटिव प्रोनाउन ने। द बुक दैट आई borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी इज इंटरेस्टिंग। दैट से स्टार्ट हो रहा है तो मीन ये क्लॉज न्यू है। जब न्यू क्लॉज वहां पे यूज हुई है तो ये इंट्रोड्यूस किसने करवाई है, ये रिलेटिव प्रोनाउन ने इंट्रोड्यूस करवाई है। इसका पहला फंक्शन ये होता है। सेकंड सेकंड फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, एक्टिंग एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये ज्यादातर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। दे टेक ऑन द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द नाउन दे रेफर टू। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। द मैन हु इज टॉकिंग टू हर इज माई अंकल। द मैन, आप देखें यहाँ पे क्या है, नाउन है। हु इज टॉकिंग टू हर इज माई अंकल। हु इज, यहाँ पे हु जो हुआ है वो बेसिकली नाउन को ही क्या कर रहा है, उसको रेफर कर रहा है। द मैन हु, अब हु किसको रेफर कर रहा है, द मैन को। द मैन क्या है, नाउन। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट एज एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट। द मैन हु इज टॉकिंग टू हर इज माई अंकल। हेयर हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज हु इज टॉकिंग टू हर। ये बेसिकली एक क्लॉज है, हु इज टॉकिंग टू हर, ठीक है ना। ये क्लॉज है तो इसको इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है, हु इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और यहाँ पे एक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल, शी इज रीडिंग द बुक दैट आई रिकमेंडेड। अब शी इज रीडिंग द बुक दैट आई रिकमेंडेड। अब दैट आई रिकमेंडेड ये बुक को क्या रेफर कर रहा है, शी इज रीडिंग द बुक दैट आई रिकमेंडेड। यहाँ पे दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है क्योंकि ये रेफर कर रहा है बुक को। ऊपर देखें तो ऊपर रेफर कर रहा था मैन को, और मैन की पोजीशन क्या थी, सब्जेक्ट की। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है इसमें दैट आई रिकमेंडेड, ये बुक को रेफर कर रहा है। जो बुक बुक की पोजीशन कौन सी है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो ये होता है एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दोनों की एग्जांपल्स मैंने कोट कर दी और आई एम श्योर कि आपको आपने अंडरस्टैंड कर लिया इस चीज को। सो थर्ड थर्ड वन फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज इंडिकेटिंग पोजेशन। अब मिसाल के तौर पे, दिस इज द हाउस हुज रूफ इज पेंटेड ब्लू। अब हुज मैंने पहले बताया है, ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दिस इज द हाउस हुज रूफ इज पेंटेड ब्लू।
अब whose is the relative pronoun indicating that the roof belongs to the house. अब roof और house का ताल्लुक है, possession, ठीक है ना। अब उसने जो रूफ की बात की है वो पिछले वाले हाउस की बात की है, यानी किसी और के रूफ की बात की नहीं की, बल्कि उसी हाउस के जो पोजेस करता है उसी रूफ की बात की है कि वो पेंटेड ब्लू पेंटेड हुई है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट पोजेशन को भी करता है। फोर्थ वन, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन। Relative pronouns connect the information provided in the relative clause to the main clause. They create a link between the two parts of the sentence and help to avoid repetition. For example, I saw the car that he bought. अब क्या है, यहाँ पे कनेक्शन है। I saw the car that he bought. अब यहाँ पे अगर सिर्फ लिखें दैट ही बॉट तो इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखें तो आई सा द कार, अब पहले वाला सेकंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। बॉट मीन क्या, कार, कार को उसने खरीदा है। तो यहाँ पे द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार टू मेन क्लॉज, अब इंडिकेटिंग दैट द कार वाज बॉट बाय समवन। अब इसने क्या किया है, उसको दैट ने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया इंफॉर्मेशन को पहले वाली क्लॉज और दूसरे वाली क्लॉज के साथ। तो ये इसकी बेसिकली ओवरलैपिंग इसके फंक्शंस हैं। तो आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसके फंक्शंस को नोट करते रहना है, ठीक है ना, कि या ये कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन एक्ट करता है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है। लास्ट वन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये जैसे कि हम समबडी यूज करते हैं, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीबॉडी, ये बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं नॉन स्पेसिफिक पीपल को डिस्कस करने के लिए। थिंग्स को समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग रेफर्स टू थिंग्स, और सम, एनी, नन, ऑल इंडिकेट अमाउंट्स और क्वांटिटीज, ठीक है ना। ये बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी होते हैं, और यहाँ पे आप ये थोड़ा लिंक करता है हमारे ऐसे के साथ। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि जब हम ईच अदर यूज करते हैं तो ये कब कहाँ पे यूज करना है, या वन अनदर ये कहाँ पे यूज करना है। तो ये गोल्डन टिप कह सकते हैं, और यह पॉइंट टू बी नोटेड है कि जब आप दो लोगों को रेफर कर रहे होंगे तो आप ईच अदर यूज करेंगे। जब आप दो लोगों से ज्यादा को रेफर कर रहे होंगे तो वहां पे वन अनदर को यूज करना है। दो लोग होंगे, टू इंडिविजुअल्स, for two individuals each other is used, while for more than two individuals one another is used, ठीक है ना, इसको भी माइंड में रखना है। सो नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड नाउन एंड प्रोनाउन। सो थर्ड वन इज वर्ब। A verb basically is a word that expresses an action, occurrence or state of being in a sentence. ये बेसिकली एक्शन को डिफाइन करता है, एक्सप्रेस करता है, या स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। जो भी कोई काम कर रहा होता है, जो वो काम होता है उसको वर्ब कहते हैं। बेसिकली जो एक्शन होता है, या डूइंग समथिंग, या स्टेट ऑफ बीइंग, खड़ा है, बैठा है, या लेटा है, या सोच रहा है, या जो भी कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग उसको कहते हैं, ठीक है ना। या अकरेंस, जब कोई भी काम हुआ है, कोई काम हो रहा है, कोई काम हुआ है, या कोई बैठा है, लेटा है, स्टेट ऑफ बीइंग में है, वो बेसिकली वर्ब होता है। ये मेन पार्ट होता है, जैसे कि नाउन मेन पार्ट था, इसी तरह वर्ब भी इट इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, एंड इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वर्ब के बगैर आपका जो सेंटेंस होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता। जब आपका एक्शन सही नहीं है तो आपका जो वर्ब है और जो आपका सेंटेंस है वो सही नहीं है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स। बेसिकली चार पांच होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तीन को डिस्कस किया है। एक्शन वर्ब्स, ये जो बेसिकली हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, ये इनको हम बेसिकली एक्शन वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पे प्ले, जो काम कर रहे होते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, इसी तरह के जो डिफरेंट और टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली ये एक्शन को या फिजिकल या मेंटल एक्शंस को जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उसको इंडिकेट करते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। दे कैन बी डायनामिक, इंडिकेटिंग एन एक्शन इन प्रोग्रेस और रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। कोई काम हो चुका है, कोई काम हो रहा है, या कोई 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 काम होगा, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो एक्शंस होते हैं। और वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट टाइप है वर्ब की, एक्शन वर्ब्स। इसमें एग्जांपल्स हैं रन, ईट, थिंक, प्ले, जंप एंड बिलीव, ठीक है ना। ये राइट, रीड, ये आपके एक्शन वर्ब होते हैं जो कि एक्शन कर रहे होते हैं। सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है, लिंकिंग वर्ब।
इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सेकंड है लिंकिंग वर्ब, बेसिकली नाम से इंडिकेट करता है कि कनेक्ट करता है सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है उसके साथ इसको लिंक करता है, विच कैन बी ए नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स और रीनेम्स द सब्जेक्ट। Linking verbs don't express actions but rather a state of being or a condition. For example, यहाँ पे आप देखें ना, तो for instance in the sentence she is happy, the linking verb is connects the subject to the adjective complement happy, तो उसके साथ मिला रहा होता है। ये बेसिकली लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ये मेन है हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में। Helping verbs basically assist the main verb in expressing various tenses, moods, voices, or aspects of an action. They work in conjunction with the main verb to provide additional information. ये बेसिकली ये एक्टिव नहीं होते, इनका जो मेन वर्ब को बेसिकली असिस्ट करते हैं। जिस तरह एक डायरेक्टर होता है, वो उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है डायरेक्टर को असिस्ट करना। सेम लाइक एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब या असिस्टेंट वर्ब या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वो बेसिकली मेन वर्ब को असिस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इज प्लेइंग, इज जो है वो असिस्टेंट वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब है किसका, मेन वर्ब का, प्लेइंग का, ठीक है ना, उसको वो असिस्ट कर रहा है। ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट टेंसेस, ये टेंसेस को बनाने के लिए होते हैं, या सेंटेंसेस को, और मेक क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए होते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है, ठीक है ना। और ये कहीं कहीं पे एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं। इसमें आपने अक्सर सेंटेंसेस पढ़े होते हैं कि ही हैज हैड द लंच, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि ये हैज हैड कहाँ से आ गया, हैज के साथ हैड कहाँ पे आ गया। तो वहां पे बेसिकली जो हैड होता है वो मेन वर्ब का रोल अदा कर रहा होता है, और जो हैज है वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होता है। हैड का मतलब वहां पे होता है टेकन, ही हैज हैड द ब्रेकफास्ट, मीन कि ही हैज टेकन द ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। अब ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मतलब वो हैज जो है आपने उसको माइंड में रखना कि वो हेल्पिंग वर्ब है वहां पे, और जो हैड है वो बेसिकली उसका ओरिजिनल जो मेन वर्ब है सेंटेंस में, ही हैज हैड द ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस आई एम स्टडिंग, द हेल्पिंग वर्ब एम supports द मेन वर्ब स्टडिंग टू इंडिकेट द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस। एंड द थर्ड वन और लास्ट वन, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स बेसिकली ये चीजों के इम्कान को, एबिलिटी को, आपने किसी से परमिशन लेनी हो या ऑब्लिगेशन को शो करना हो तो उस वक्त यूज करते हैं। बेसिकली दे मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैन, यू कैन राइट, अब यहाँ पे कैन राइट, कैन किसको शो कर रहा है, एबिलिटी को। यू कैन राइट, जैसे मैं कहता हूँ यू कैन राइट, शरिया यू कैन राइट, मीन आपकी एबिलिटी है। आप कैन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, उस एबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना। जिस तरह विल, वी विल पास द सीएसएस एग्जाम इंशाल्लाह, तो यहाँ पे विल जो है वो उसको पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि मुमकिन है कि हम सीएसएस को पास कर जाएंगे इंशाल्लाह। या मे यू लिव लॉन्ग, जिस तरह दुआ दे रहे हैं। यू माइट बी रॉन्ग, अब यहाँ पे मोरालिटी पे, ऑब्लिगेशन पे, मे आई गो, परमिशन ले रहा हूँ। तो ये ऐसे जो जो वर्ब्स होते हैं ना, तो जो बेसिकली मॉडल वर्ब्स होते हैं। यू शुड गो, यहाँ पे शुड, यहाँ पे वी मस्ट ट्राई, अब मस्ट यहाँ पे आ गया तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन होता है। तो जो कैन और कुड, ये एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको चीज को अपने माइंड में रखना है, ठीक है ना। यहाँ ये आपके जो राइटिंग में आएगी, कैन और कुड को एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, शुड हैव एंड ऑट टू सजेशन के लिए। यहाँ पे आपने सजेशन देनी है ऐसे में, तो वहां पे आपने शुड का इस्तेमाल करना है, शुड हैव का करना है, और टू का भी करना है।
और शुड को आप मस्ट के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर जगह पे शुड का इस्तेमाल कर रहे हो। शुड की जगह पे आप शुड हैव भी लिख सकते हैं, शुड की जगह पे आप ऑट टू भी लिख सकते हैं, शुड की जगह पे आप मस्ट भी लिख सकते हैं। दीज आर इंटरचेंजेबल। तो आपकी जो राइटिंग है उसमें मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए कि हर कहीं पे शुड लिखा हुआ है, बल्कि आप शुड की जगह पे कहीं पे ऑट टू लिख दें, कहीं पे मस्ट लिख दें, कहीं पे शुड हैव लिख दें। तो इस तरह आपकी जो वर्सटाइल आ जाएगा आपकी राइटिंग में। हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मे और माइट जो होते हैं, और प्रोबेबिलिटी या प्रेयर, किसी को आपने दुआ देनी है तो वहां पे आप मे का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोबेबिलिटी, आई माइट बी लेट, ये प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे माइट का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। हम पीछे डिस्कस कर रहे थे वर्ब को और वर्ब की डिफरेंट टाइप्स को। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिकल। ये भी इसका आर्टिकल। अब सबसे बड़ा मसला जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं उनको आर्टिकल का होता है, भाई दा कहाँ पे लगाना है, एन और ए कहाँ पे लगाना है। हामूद राजा साहब कहते हैं कि जो एग्जामिनर होता है वो आपको कभी भी दा ए एन पे फेल नहीं करता। इस मतलब छोटी छोटी चीजों पे हम फोकस कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं। मतलब इन छोटी चीजों को हम बड़ा वो सरदर्द बनाया होता है कि यार मैंने आर्टिकल दा कहाँ पे लगाना है। दा तो हर बंदे के साथ लगता है, ठीक है ना, वो चाहे इंग्लिश वाला हो या दूसरा हो, जो आम लोग लगाते हैं दा। तो जो इंग्लिश के दा है या दी जिसको कहते हैं, वो बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल होता है, और जो ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल का बेसिकली एक काम होता है कि ये टाइप ऑफ डिटरमिनर होते हैं that precedes noun to provide information about the specificity or generalizability of the noun। ये बेसिकली स्पेसिफिक चीजों को स्पेसिफिक करने के लिए या जनरल करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अब किसी के साथ दा लगा देंगे तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा, द बुक, ठीक है ना। अब बुक है, उसका कोई समझ नहीं, वो जनरल बुक है, लेकिन उसको अगर हम दा बुक कह देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो स्पेसिफिक बन जाती है। तो ये दी जो है या दा है, इसका ये काम होता है। जो आर्टिकल्स होते हैं ये या स्पेसिफाई चीजों को कर देते हैं नाउन को, या उसको जनरलाइज कर देते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड आर, जिसको कहते हैं। ये बेसिकली जो ए होता है ये हमेशा इस चीज को माइंड में रखना है। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट ए इज यूज्ड फॉर बिफोर अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, कॉमन नाउन और काउंटेबल होना चाहिए, जिसको आप गिन सकते हैं, उसके साथ ए लगता है। ए हमेशा सिंगुलर, सबसे पहले जो कॉमन होना चाहिए कॉमन नाउन, उसके बाद सिंगुलर होना चाहिए, और थर्ड क्या होना चाहिए, काउंटेबल, जिसको आप गिन सके। पहले क्या होना चाहिए, कॉमन नाउन, फिर सिंगुलर, और थर्ड पे काउंटेबल नाउन। तब जाके आप ए इस्तेमाल करेंगे। ए हमेशा, हाँ, आपने कॉमन नाउन जो कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो उसके साथ इस्तेमाल करना है। ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। और जो कि एन इस्तेमाल होता है, एन हमेशा वॉवल जो आवाज साउंड देते हैं उसके साथ इस्तेमाल होता है, जो साउंड देते हैं, ठीक है ना। एन होनेस्ट, एच वॉवल नहीं है लेकिन वो साउंड दे रहा है, तो उसके साथ हमने एन लगाया है, ठीक है ना। ए ई आई ओ यू, ये बेसिकली वॉवल अल्फाज होते हैं, वॉवल वर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है दैट बिगिंस विद द वॉवल साउंड, जो इस तरह की आवाज देते हैं उसके साथ भी हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन और। अब यहाँ पे एन और एच जो है वो वॉवल वर्ड नहीं है, लेकिन वो आवाज जो साउंड है वो वॉवल वाली दे रहा है, तो वहां पे उस पे उसके साथ हमने और लगा दिया है, ठीक है ना। द इंडेफिनिट आर्टिकल is used when referring to something in a non-specific or general way. It introduces a noun that is not identified a noun to the listener। ये बेसिकली जेनेरिक यूज होता है इसका नॉन स्पेसिफिक चीजों के साथ जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है ना, उनके साथ इस्तेमाल होता है। तो अब हम दूसरे पे आते हैं जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये बेसिकली चीजों को स्पेसिफिक बनाता है, ठीक है ना। द इज यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल pronouns। uh, it is used to refer to specific person, place, thing or idea that is already known or has been mentioned before। For example, the car parked outside, the book I read yesterday।
अब यहाँ पे दा कार जो है ये मखसूस है, ये इसने स्पेसिफिक बना दिया उसको। अब मिसाल के तौर पे आई बॉट अ बुक, ये एक जेनेरिक है, ठीक है ना। अब अगले सेंटेंस में मैं लिखता हूँ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। अब जब मैंने द बुक लिखा है तो ये उसको मेंशन कर रहा है जो पहले इस्तेमाल हुआ है, पहला सेंटेंस था, कि वो अब मखसूस हो गई है, ये वही किताब है जो मैंने खरीदी है, ठीक है ना। पहले एक जेनेरिक किताब थी, जब मैंने उसके साथ दा लगाया है तो मीन ये स्पेसिफिक है। जब आप दा लगाएंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। द कैन आल्सो बी यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंट अ यूनिक नाउन। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट के साथ हमेशा आप दा लगाएंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। द सन, द आईफल टावर, फ्रांस जहाँ पे रॉयट्स आजकल चले हुए हैं। यूज ऑफ द इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये बेसिकली आपका प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है फॉलोइंग कंडीशन में। ये प्रॉपर नाउन के साथ, ये एक जो इस समय मार्फा है उसके साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये आम कंडीशंस में क्या होता है, ये बेसिकली कॉमन के साथ इस्तेमाल होता है। जब कॉमन के साथ इस्तेमाल होता है तो वो उसको क्या कर देता है, उसको स्पेसिफिक बना देता है। लेकिन बाद बात जब बाद कंडीशंस में ये एक प्रॉपर नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको जो जोग्राफिया की जबान में उसको जो खसूसियात होती हैं, मिसाल के तौर पे ओशंस हो गए, एक जोग्राफिया का एक करेक्टरिस्टिक है। सीज हो गया, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेटोज और डेजर्ट्स। इंडस इज पाकिस्तान रिवर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था द इंडस इज पाकिस्तान रिवर, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। जो भारी बॉडीज होती हैं, हेवनली बॉडीज, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उनके साथ भी द होता है। अब देखें, द डॉन, द एक्सप्रेस ट्राइब्यून, द न्यूज, ठीक है ना, उसके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। और जहाँ पे एब्रिवेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल यूएई, तो उसके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। यूएसए, उसके साथ भी द का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आईएसआई, इस्लाम, तो इसके पीछे भी दा का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे एब्रिवेशंस होंगी मखसूस चीज़ों की, प्रॉपर नाउन की, वहाँ पे भी दा का इस्तेमाल होता है। एंड आई थिंक लास्टली ये है कंजक्शन। आज के दिन का लास्टली जो टॉपिक है वो बेसिकली कंजक्शन है, कंजंक्शन। आप ट्रेन का सफर करते हैं तो आपने अक्सर सुना होता है रेलवे जंक्शन, वो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, वो डिफरेंट ट्रेन्स को आपस में वहां पे वो मिला रहा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह जो इंग्लिश में कंजंक्शन होता है, ये भी बेसिकली एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को विद इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। ये दो वर्ड्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, दो फ्रेजेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है within a sentence, or it plays a crucial role in linking different parts of sentence and establishing a relationship between different ideas। ये सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली कोहेरेंसी आ जाती है। आपको जो लॉजिकल आइडियाज होते हैं जो उसको क्लैरिटी के साथ कन्वे हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको हमने फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस joins words, phrases or independent clause of equal importance। अब ये क्लॉज आ रही है बार बार, ये होती बेसिकली सेंटेंस की ही तरह। सेंटेंस से छोटा क्लॉज होता है, क्लॉज से छोटा फ्रेज होता है। क्लॉज सेंटेंस नहीं होता, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। अभी तक सिर्फ आपने माइंड में रखना है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये बेसिकली वर्ड्स को मिलाते हैं, फ्रेजेस को मिलाते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो होती हैं जो कि कंपाउंड सेंटेंस में होता है। सेंटेंस की भी टाइप्स हम कल पढ़ेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो जो वो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजों को मिला रहा होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिला रहा होता है, जिसको हम फैन बॉयज भी कहते हैं। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो।
फैन बॉयज। यहाँ पे फैन बॉयज का इस्तेमाल होता है, आपने समझ जाना है कि वो सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफी एंड टी, ही इज स्मार्ट बट ही इज लेजी, अब एंड बट यू कैन हैव पिज्जा और पास्ता। ये बेसिकली यहाँ पे फैन बॉयज का इस्तेमाल हुआ है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। सेकेंडली, सब ऑर्डिनेटिंग। पहला क्या था? कोऑर्डिनेटिंग। अब सब ऑर्डिनेट क्या होता है? मतहत। ठीक है ना, जो आपके नीचे वाला होता है उसको आप सब ऑर्डिनेट कहते हैं। तो सब ऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लास को मिलाता है इंडिपेंडेंट क्लास के साथ। पहले में क्या था? दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिला रहा था, वो कोऑर्डिनेट था। लेकिन जब एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाता है तो ये क्या बन जाता है? ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस बन जाते हैं। और ये क्या क्रिएट करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है ना, जो पहले सिंपल सेंटेंस होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं, थर्ड पे कंपाउंड होते हैं, और एक और भी होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वो थोड़ा लंबे हो जाते हैं। So these conjunctions show a hierarchical relationship between the clauses where one clause is independent on the other. ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल्स हैं, आपने सिर्फ एग्जांपल्स को माइंड में रखना है। although, because, if, since, when, while and after। ये अक्सर हमारे राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं और ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे बंदा फंसता भी है। लेकिन इनके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, जो वन पेपर होते हैं उसमें ये वाले अल्फाज यूज हुए होते हैं, और फिर वो पूछते कि सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो इन चीजों को भी माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, शी पास द टेस्ट बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। अब इसमें क्या है? एक इंडिपेंडेंट है और क्या है? एक डिपेंडेंट है। आई विल गो फॉर वॉक इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। अब वॉक पे वो तभी जाएगा इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, तो जो इसको मिला रहा है वो इफ है। और इफ क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एंड थर्डली, लास्टली, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये दो होते हैं, इकट्ठे आ रहे होते हैं, ठीक है ना, पेयर्स में होते हैं। जिस तरह जूते पेयर्स में होते हैं ना, तो इस तरह जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ये भी पेयर्स में होते हैं। दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट एलिमेंट्स विद इन सेंटेंस। दे आर यूज्ड इन पैरेलल स्ट्रक्चर्स टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। इसमें आप एक को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप दोनों को इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे बहुत का इस्तेमाल होगा तो वहां आगे एंड का इस्तेमाल होगा। अगर आप इधर यूज करते हैं तो साथ में आर, नेदर को नार के साथ। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसी के पेपर में करेक्शन आती है, और यहाँ पे एक करेक्शन जरूर आती है वहाँ पे। अक्सर औकात नॉट ओनली के साथ वहाँ पे सिर्फ बट का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो आपने नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना है। सिंपल नॉट ओनली के साथ सिंपल बट नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी इस्तेमाल होता है। एंड, वेदर, और। एग्जाम्पल, शी इज बोथ स्मार्ट एंड, अब बॉस के साथ एंड भी आया, एंड टैलेंटेड। यू कैन इधर कम विद अस और स्टे एट होम। इधर के साथ और का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, तो इसको इसको माइंड में रखना है।